प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। अब कॉपी कलम लेकर आप बैठ भी गए होंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं ज्यामिति में आज जो हमको टॉपिक देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है सर्वांगसम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसका नाम है सर्वांगसम। ऐसे तो हमें पढ़ना है सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, लेकिन पहले सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे। अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं इसको। और इसके साथ एक चीज को और साथ ही साथ हम समझना चाहेंगे, वह है समरूप। वह है समरूप। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि समरूप यानी कि सिमिलरिटी। ठीक है, समरूप जिसका रूप समान हो। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। यानी कि यदि रूप समान हो, रूप क्या हो? समान हो। रूप समान हो तो उसे कहते हैं समरूप। रूप समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समरूप। लेकिन अगर सर्वांगसम की कोई बात करें तो इसका मतलब होगा कि रूप के साथ साथ आकार भी समान हो। यानी रूप और आकार दोनों समान हो। दोनों समान हो। क्लियर है भाई? समझ में आया? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे एक बार बताओ, समरूप जिसमें रूप समान हो, वैसा आकृति जिसका रूप समान हो वह समरूप होगा, है ना। वैसा आकृति जिसका रूप आकार दोनों समान हो वह सर्वांगसम होगा। अब यहां पे अगर हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का हम प्रयास करूं तो देखिए गौर से। मान लिया जाए कि यहां पर एक सर्कल मैं लेता हूं। ठीक है भाई, ये सर्कल है। एक सर्कल और लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब ये दोनों सर्कल को लेकर आपसे सवाल करता हूं, क्या ये दोनों वृत्त का रूप समान है? रूप समान है तो कहिएगा हां रूप समान है। लेकिन आकार तो कहिएगा आकार समान नहीं है। लेकिन अगर यहां पे एक एग्जांपल पुनः लें, है ना, ये वाला देखिए, एक मैंने वृत्त लिया, ये वाला देखिए एक मैंने वृत्त लिया। अब आपसे हम पूछूं, है ना, यहां पे थोड़ा सा हम दिखा देना चाहेंगे। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या मान लो कि 5 सेंटीमीटर ही है। अब बताओ, यहां पे आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये दोनों का रूप समान है तो कहिएगा हां रूप समान है। यहां पे भी रूप समान है, यहां पे भी रूप समान है। लेकिन यहां पे आकार साइज समान नहीं है, लेकिन यहां पे साइज समान है। क्लियर है? जब सिर्फ रूप समान हो तो यह कहलाएगा समरूप। ऐसे, ठीक है, समरूप का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि रूप समान है। लेकिन इसमें देखो, रूप तो समान है ही, साथ ही साथ इसका साइज भी समान है, आकार भी समान है। तो भैया जब रूप समान है तब तो इसको हम कहेंगे ना कि यह समरूप है, यानी कि यह समरूप तो है ही, लेकिन समरूप के साथ साथ इसका आकार समान है, यानी कि बराबर है। अतः ये दोनों है, यानी ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं। ठीक है भैया, आइए बात समझ में। यानी ये दोनों आकृति क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि रूप तो समान है ही, उसके साथ साथ इसका आकार भी समान है। लेकिन यह केवल समरूप होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें रूप समान है। बात आई समझ में? जैसे दूसरा एग्जांपल आपके पास हम लेना चाहूं, ठीक है, तो मान लो कि हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं, है ना, ए वाला। ठीक है, एक एरो का निशान, ए वाला एक एरो का निशान। अब हम बोलूं क्या ये दोनों एरो का रूप समान है, तो आप कहेंगे हां इसका रूप समान है, अतः यह कहलाएगा समरूप। क्लियर? आकार समान नहीं है, आकार समान नहीं है, अतः इसको सर्वांगसम हम नहीं कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। लेकिन अगर रूप के साथ साथ इसका आकार भी बराबर हो जाता, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का साइज भी बराबर हो जाता, तो हम कहते हैं कि समरूप के साथ साथ यह सर्वांगसम भी है। जैसे इस आकृति को रूप के साथ साथ इसका आकार भी समान है, तो हम कहेंगे ये समरूप तो है ही, समरूप के साथ साथ क्या है? सर्वांगसम है। यानी आपको हम इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं जिसको आप नोट के तौर पर अपने नोटबुक में नोट भी कर लेंगे कि सभी के सभी सर्वांगसम जो आकृति होगी, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होंगे या समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, याद रखिएगा। यहां लिख लीजिएगा कि सभी सर्वांगसम आकृति जो होगी वह समरूप होगा। सब के सब सर्वांगसम समरूप जरूर होगा, क्योंकि सर्वांगसम के अंदर ही समरूप का चिन्ह समाहित है। यानी कि ये कह रहा है भाई, ये चिन्ह हमको बता रहा है कि दोनों का रूप समान है। जब रूप समान है तो समरूप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन उलट के पूछ दे कि क्या
सभी समरूप आकृति सर्वांग सम होंगे तो आप कहेंगे हो भी सकता है और नहीं भी। जब आकार समान रहेगा तो हो सकता है, जब आकार समान नहीं रहेगा तो नहीं होगा। क्लियर सी बात है। उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। आगे यहां पे हम देखते हैं, गौर से देखिए, जो मेरा टॉपिक आज पढ़ना था वो पढ़ना था सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में मेन रूप से मेरा टॉपिक है सर्वांगसम त्रिभुज। यानी कि सर्वांगसम तो हम समझ गए है ना, ये सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। हमेशा ये दो के बीच रिलेशन बताएगा, यानी आपसे कहेगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, यानी कि सभी अंक से बराबर है या नहीं। जब सर्वांगसम है तो का चीज समान होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे करता है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे आपको हम लिख देना चाहेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज है क्या। ठीक है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होगा। संगत भुजा आपस में बराबर होगा, भुजा आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा इसको, बराबर होगा, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, उबिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे सारा थ्योरम आधारित होता है, अतः इसको समझना है आपको। इसमें एक टर्म का मैंने यूज किया संगत कोण, सिर्फ कोण क्यों नहीं लिखा, फिर यूज किया संगत भुजा, यानी इसमें भी संगत लगा दिया। तो भैया ये संगत है क्या, तो खैर संगत के बारे में तो हम समझते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होता है, मैंने ये कहा। लेकिन दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, तो इसको उलट दीजिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाएगा तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसको बाद में समझते हैं। चलिए, यहां पे मैंने आपको बोला कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगा। सपोज मान लिया जाए यहां पे मैंने दे रखा है एक त्रिभुज ए, ठीक है, चूंकि सेम त्रिभुज ही लेना है ना, तो ऐसा करते हैं दूसरा त्रिभुज यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक त्रिभुज मैंने ले लिया, ये इसको थोड़ा सा और इधर साइड कर लेते हैं ताकि हमको जगह मिले समझाने का। ठीक है भैया, चलो भैया ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे देखो गौर से, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। और यहाँ पे हम आपसे बोलना चाह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का, यानी ये त्रिभुज इसके क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा, उसका संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर होगा। जैसा कि ऊपर लिखे हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा भी बराबर होगा। संगत कोण कैसे निकालिएगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे कौन है, ए, यानी कोण ए का संगत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपने ए लिखा तो यहाँ पर कौन है, शुरू में पी लिखा हुआ, तो कोण ए का संगत पी हो जाएगा, यानी कोण ए का संगत कौन है, पी, यानी कोण ए के बराबर पी होगा। और अगर हम बी की बात करें तो बी दूसरा नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्यू है, यानी कोण बी का संगत कौन होगा, क्यू, ये आपस में बराबर होगा। और अंतिम में सी है तो कोण सी का संगत यहाँ पे होगा कोण आर, क्योंकि यहाँ अंतिम में आर है, अतः कोण सी बराबर कौन होगा, कोण आर होगा। तथा ये तो संगत कोण हो गया बराबर, मैंने बोला संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है। अब संगत भुजा कैसे निकालिएगा, तो गौर से यहां पर देखिए संगत भुजा निकालने के लिए, ठीक है, यहां पे संगत भुजा निकालने के लिए गौर करिए, है ना। शुरू से ए बी लीजिए तो ये हो गया ए बी, भुजा ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे शुरू वाला कौन होगा, पी क्यू। बात आ रहा है समझ में, यानी भुजा ए बी का संगत भुजा पी क्यू होगा। देखो ए बी ये है, ए बी का संगत भुजा कौन होगा, पी क्यू होगा, यानी कि संगत भुजा बराबर होगा, यानी ए बी बराबर पी क्यू होगा। आगे बढ़िएगा तो कौन दिखाई देगा, बी सी, तो इधर हो जाएगा क्यू आर, यानी भुजा बी सी का संगत भुजा हो जाएगा क्यू आर, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब शुरू अंत यानी कि भुजा ए सी बराबर हो जा भुजा पी आर, यानी कि यही आपको बताना चाह रहे हैं हम कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम अगर हो जाए
तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप है तो इसका संगत कोण और संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। संगत को क्रम जरूर समझिएगा। यानी अगर यहां पे लिख दिया गया होता, यहां पे लिख दिया गया होता, देखो यहां पे अगर यहां पे कोई लिख दे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो है ना ए का संगत P, B का संगत Q, C का संगत R हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को लिख दिया जाए QPR, तब A का संगत हो जाएगा Q और Q का संगत A, B का संगत हो जाएगा P और P का संगत हो जाएगा B, C का संगत हो जाएगा R और R का संगत हो जाएगा C। बात आ रहा है समझ में, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो और भी ध्यान से यहां पर समझिएगा। अगर आपके अनुसार यहां पे लिखा जाता कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, अगर कोई लिख दे यही त्रिभुज है, QPR कहो या PQR कहो, दोनों त्रिभुज एक ही है, लेकिन सर्वांगसम का क्रम के अनुसार, संगतता के अनुसार यहां पे आप देखोगे तो कोण A का संगत हो जाएगा, शीर्ष A का संगत हो जाएगा P और P का संगत A, जबकि इसमें A का संगत कौन था, Q था। यानी ये क्रम को देखना है, शुरू में ये है तो शुरू में यहां पे P है ना, तो A का संगत कौन होगा, P होगा। फिर उसी प्रकार से B का संगत कौन हो जाएगा तो कहेंगे Q होगा, Q का संगत कौन होगा B, फिर C का संगत कौन हो जाएगा तो कहेंगे R, R का संगत कौन हो जाएगा C। क्लियर है? अब इसके अनुसार है ना, जब दोनों सर्वांगसम है तो संगत कोण संगत भुजा बराबर होगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण P और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R, है ना। अगर भुजा की बात करेंगे तो भुजा AB बराबर हो जाएगा यहाँ पे PQ, भुजा BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे QR और भुजा AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे PR। मतलब समझ ना, जिस क्रम में ले रहे हैं, AB ले रहे हैं तो AB तो यहाँ से PQ लीजिए, BC ले रहे हैं इधर से लास्ट वाला दोनों लीजिए, AC ले रहे हैं तो इधर से PR लीजिए। बात आया समझ में? अगर इसमें वही बात को देखना चाहिएगा तो कोण A के बराबर हो जाएगा कोण Q, कोण B के बराबर कोण P, C के बराबर कोण R। अगर भुजा तो AB के बराबर हो जाएगा QP, BC के बराबर हो जाएगा भुजा PR और AC के बराबर हो जाएगा भुजा QR। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गया। तो मैंने बताया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसकी संगत कोण और संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब उसकी तीनों कोण और भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण और भुजा के बराबर होगा तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ध्यान रहे, सर्वांगसम कब होगा, सर्वांगसम कब होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, आपसे कहे कि सर्वांगसम कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो तीनों कोण और तीनों भुजा है ना, दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर हो, संगत तीनों भुजा के बराबर हो, संगत तीनों भुजा के बराबर हो, तीनों भुजा के बराबर हो। यहां पे ये बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण और उसकी तीनों भुजा तदरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजा के बराबर होगा, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन जब तीनों कोण और तीनों भुजा अगर बराबर दे दे तो बच्चा क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको यहाँ पे दे दे इसकी तीनों भुजा है ना, इसकी तीनों भुजा का माप है ना, इसकी तीनों भुजा का माप और कोण का माप, तब तो कोई भी देख के बता देगा कि ये सर्वांगसम है या नहीं, क्योंकि वो सीधे देखेगा कि अरे भैया इसकी तीनों भुजा इसकी संगत तीनों भुजा के बराबर है, इसकी तीनों कोण इसके संगत तीनों कोण के बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, कोई भी बता देगा। लेकिन कम से कम कितनी चीज जानकारी हो, है ना, कम से कम कितनी चीज की जानकारी दी जाए ताकि हम ये बता दें कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा या नहीं। तो याद रखिएगा कम से कम 3 चीज की जानकारी होना आवश्यक है, तब जाकर हम बताएंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा या नहीं होगा। गौर से समझिएगा। अब यहां पे हम वही चीज बताने जा रहे हैं, है ना, कि सर्वांगसम कब होगा, सर्वांगसम कब होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, यानी सर्वांगसम त्रिभुज
होने की शर्त भी कह सकते हैं कि कम से कम कितनी जानकारी आपको दे दी जाए ताकि आप कह सकें कि यह त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, है या नहीं। तो पहला शर्त है दोस्त, है ना, एस ए एस, एस ए एस, ध्यान दीजिएगा, पहला शर्त है एस ए एस। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, गौर से समझिएगा। यहां पे अगर एक त्रिभुज यहां पे दे दे, अगर एक त्रिभुज यहां पे दे दे, क्लियर है, एक त्रिभुज ए दे दिया गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए ये यहां पे दूसरा त्रिभुज भी आपको दे दिया गया, ठीक है, ये दो त्रिभुज आपको दे दिया गया, क्लियर है। मान लो इस त्रिभुज का नाम भी आपको हम दिखा देते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज आपका है पी क्यू आर, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर। सपोज मान लो यहां पे आपसे कहा गया, यहां पे आपसे कहा गया कि इसमें ए बी की माप है 4 सेंटीमीटर और यहां पे पी क्यू की माप है 4 सेंटीमीटर, इसकी माप है 7 सेंटीमीटर, इसकी माप है 7 सेंटीमीटर, यह कोण दे रखा है 60 डिग्री, यह कोण भी दे रखा है 60 डिग्री। अब आपको यह देखकर बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। आपको बताना है क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, सर्वांगसम है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपको तो इतना ही जानकारी है कि यदि इस त्रिभुज के तीनों भुजा इस त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो, साथ ही साथ इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन आपके पास तो अधूरा जानकारी दिया गया है भाई, आपके पास है ना, इसकी दो भुजा और एक कोण की जानकारी दिया गया है, इसकी भी दो भुजा और एक कोण की जानकारी दिया है, ओनली फॉर 3 चीज की जानकारी दी गई है। अब आपको पता करना है कि ये दोनों सर्वांगसम होगा या नहीं, यानी है ना, ये भुजा और ये भुजा में क्या रिलेशन है, बराबर है कि नहीं, ये दोनों शेष कोण बचा हुआ है इसका, ये दोनों शेष कोण के बीच है ना क्या रिलेशन आ रहा है, बराबर आ रहा है या नहीं, बराबर आएगा तब ना सर्वांगसम कहिएगा। तो याद रखिएगा, ऐसा स्थिति हो कि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी दोनों त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। यानी हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है बिल्कुल आपस में सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में बिल्कुल क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इसमें ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये एंगल बराबर ये एंगल दे रखा है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, तो यहां पर देखो, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज की दो भुजा मान लो ए बी और बी सी, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा पी क्यू और क्यू आर के बराबर है, तथा ये दोनों भुजा के अंतर्गत का कोण यानी कि कोण बी इस त्रिभुज के यही दोनों भुजा के अंतर्गत का कोण के बराबर है, यानी इसको कहेंगे एस, मतलब भुजा एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम का क्रम भी आपको लिखना होगा, ये ध्यान दीजिए। सर्वांगसम का क्रम कैसे लिखिएगा, तो पहला त्रिभुज का नाम आंख मूंद के जैसे लिखना है, लिख दीजिएगा। दूसरा त्रिभुज के नाम क्या लिखना है, तो देखो यहां पे ए का संगत कौन है ना, ये आपको पता करना होगा। बी का संगत कौन इसमें है वो पता करना होगा। सी के संगत उसमें कौन है ये पता करना होगा। तो वो कैसे पता करोगे, यहां पे गौर करना, यहां पे गौर करना। ए बीसी के सामने का कोण ए है, बीसी के सामने का कोण ए है। अब बीसी का यहां पे संगत है क्यू आर, तो क्यू आर के सामने का एंगल कौन है, पी है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी। उसके बाद बी को देखो है ना, उसके बाद बी लिखा हुआ है, तो बी है ना जिस भुजा का रिलेशन नहीं दिया है उसके सामने का एंगल है, नहीं उसके सामने का एंगल है, यानी पी क्यू के सामने का एंगल लेना होगा क्यू। उसके बाद सी है, तो सी का मतलब है ना ए बी के सामने की कोण, ए बी के सामने की कोण, ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, पी क्यू के सामने का कोण कौन होगा, आर। क्लियर है दोस्त, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया। यानी इसके लिखने का क्रम होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। यानी जब सर्वांगसम लिखिए तो क्लियर हो जाए ये कहना क्या चाह रहा है, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत,
ठीक है। तो खैर हम बताना ये नहीं चाह रहे हैं, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ये सब चीज तो हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको 100% है ना ये बात समझ में आ जाए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कम से कम मात्रा की जानकारी हो, है ना, तो वो पहला आपको याद रखना है भुजा कोण भुजा, इसको कहेंगे भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज की दो भुजा और उसकी इंक्लूडिंग एंगल यानी कि उसके बीच का कोण दूसरे तद्रूपी दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब यहां पे ये बार बार दोनों के बीच का कोण की बात हम कर रहे हैं। अरे भैया हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर एक त्रिभुज यहां पे कोई दिखा दे ए वाला और एक त्रिभुज दिखा दे ए वाला, मान लो कि इसमें आपको दे रखा है ए भुजा बराबर ए भुजा, ए भुजा बराबर ए भुजा, कोण ए बराबर कोण ए, यानी ये है आपको त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, सपोज मान लो। तो यहां पर भी देखो दो गो भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ए भुजा बराबर ई भुजा और एक को कोण बराबर है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं? तो अब क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांगसम नहीं होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो भुजा तो दिया भैया, ये दोनों भुजा बराबर तो दिया, लेकिन है ना यह कोण जो है ये दोनों भुजा के इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, दोनों भुजा के बीच का कोण नहीं है, ये कोण बराबर होगा तब ये सर्वांगसम होगा, है ना। यानी एस का कंडीशन होना चाहिए, यानी दोनों भुजा के बीच का एंगल होना चाहिए, दोनों भुजा के बीच का एंगल, ये दोनों भुजा के बीच का एंगल ए नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम नहीं कह सकते। अब प्रश्न यहां पे ये है कि क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते भाई? अभी तो आपने बोला कि दो भुजा एक कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा, दो भुजा एक कोण बराबर हो सर्वांगसम होगा, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला दो भुजा और उसके बीच का एंगल बराबर होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला दो भुजा कोई भी कोण लोगे तो सर्वांगसम हो भी सकता है ना भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, बीच का कोण होगा तो आंख मूंद के बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्लियर? क्यों नहीं होगा इसको समझते हैं। यहां पे गौर करिए, बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम क्यों नहीं होगा। देखिए समझिए, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज हम बनाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लो कि यह लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यह एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। क्लियर है भाई? यहां पे सेम वही आकृति हम लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब यहां पे अगला जो भुजा लेना है ये वाला, है ना, इसके बराबर लेना है। मान लो अगला भुजा हम लेना चाहते हैं, है ना, 4 सेंटीमीटर का। कितना का? 4 सेंटीमीटर का। तो अगला भुजा अगर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ऐसे भी ले सकते हैं, हाँ या ना, ये 4 सेंटीमीटर ऐसे भी ले सकते हैं। बात आया समझ में? ऐसे भी ले सकते हैं। यानी यहां पे अगर गौर करेंगे तो इस प्रकार का आकृति बनेगा हमारा। नहीं, अब यहां पे ध्यान देना, क्या ये दोनों त्रिभुज में दो भुजा बराबर है या नहीं? ये दोनों त्रिभुज में दो भुजा बराबर है या नहीं? तो कहेंगे हाँ, दो भुजा तो बराबर है ना। एक कोण बराबर है या नहीं? हाँ, एक कोण भी बराबर है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ना ये चीज में ये भुजा के बराबर कहां आ रहा है ना, सभी अंक से बराबर कहां आ रहा है, अतः यह सर्वांगसम नहीं होगा। इसीलिए आप यहां पे नोट लगा के लिख लीजिएगा, है ना, यहां पे दो भुजा तो बराबर होगी और जो कोण की बात करेगा वह उन दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, उन दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तो इसके ये दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि एस दोनों भुजा के बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण, है ना, बराबर है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर है? ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने पहला शर्त सीखा, है ना, यहां पे ध्यान देना, पहला मैंने सीखा कि एस की कंडीशन होगी, एस की कंडीशन होगी, यानी एक त्रिभुज की दो भुजा उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की तद्रूपी, है ना, उसकी दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यानी उसकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरा बात सीखते हैं, अब की बात दूसरा बात सीखते हैं,
AAS, यानी समझ रहे हैं कोण कोण, ए का मतलब एंगल, कोण एंगल मतलब कोण, एस का मतलब साइड यानी भुजा, कोण कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा यदि दे दे दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। लेकिन अबर की बार आप ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ए दे दिया है और एक त्रिभुज ए दे दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ABC और ये त्रिभुज आपका है PQR, ठीक है भैया। यहां पे AAA यानी एक त्रिभुज का मान लो कि कोण A जो है कोण P के बराबर है, कोण B जो है कोण Q के बराबर है, कोण Q के बराबर है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बढ़िया फिगर से कलर बनाकर हम बता देते हैं, ठीक है भाई, कलर फुल बनाकर बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है ना। अब की बार यहाँ पे देखो गौर से, मान लो कि एक त्रिभुज ये है ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है PQR, PQR क्लियर है, PQR। हम दूसरा कंडीशन को समझ रहे हैं, AAS को समझ रहे हैं, है ना। इसमें कहता है दो कोण एक भुजा, मान लो कि कोण B बराबर यहां पे कोण Q को दे रखा है, कोण एक और होना चाहिए, दो कोण बराबर, एक कोण तो बराबर कर लिए, एक कोण A बराबर कोण P दे रखा है, ठीक है, कोण P दे रखा है और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, है ना। तो एक भुजा, अब की बार कोई आवश्यक नहीं है कि ये दोनों कोण का संलग्न ही भुजा होनी चाहिए, है ना, ऐसी कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा रहेगा तब भी सर्वांग हो जाएगा, दोनों कोण के बीच की भुजा रहेगा तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। और अगर ये बीच की भुजा ना भी देगा ना, और अगर ये बीच की भुजा ना भी देगा ना, यानी कि साइड वाला कोई संगत होना चाहिए, ये भुजा बराबर ये भुजा दे देगा, है ना, लेकिन संगत भुजा होना चाहिए, तब भी सर्वांग हो जाएगा। दो कोण और कोई भी भुजा, है ना, लेकिन इस भुजा का संगत भुजा दे दे तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। अगर ये कह दे कि ये वाला नहीं भैया, ये वाला बराबर है, ये वाला नहीं, ये वाला भुजा बराबर है ना, तब भी सर्वांग हो जाएगा, तब भी सर्वांग हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले बार में तो था कि दो गो भुजा तो होना चाहिए, उसके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे ध्यान देना, दो कोण एक भुजा की बात आएगा तब दो कोण कोई भी लो, है ना, एक भुजा लो और उसका संगत भुजा बराबर हो, कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों कोण के बीच का ही भुजा होना चाहिए, आंतरिक भुजा ही होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक यहां पे नहीं है। बात आया समझ में? कहो क्यों नहीं है, उसको भी समझाते हैं, उसको भी आपको हम समझाते हैं, गौर करना यहां पे, है ना। तो यहां पे दो भुजा, सॉरी दो कोण, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, है ना, और भुजा AC बराबर दे रखा है भुजा PR। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। अगर नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR का। और जो ही ये सर्वांग हो जाएगी ना, तो शेष जो बचा कोण, यानी कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, है ना, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा और कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, तथा भुजा भी बराबर होगा, भुजा AB बराबर हो जाएगा PQ, भुजा BC बराबर हो जाएगा QR और भुजा AC बराबर हो जाएगा PR, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा तो। बहुत सा भाइयों को लग रहा होगा कि सर पिछले बार में बोले थे मैंने दोनों के बीच का कोण आंतरिक कोण ये बोल रहे थे, यहाँ पे आंतरिक भुजा आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे दो कोण और कोई भी भुजा लिया जाएगा तो सर्वांग हो जाएगा, है ना। इसको भी समझाते हैं, ठीक है, कि होता दरअसल होता क्या है, इसमें होता क्या है। देखो यहाँ पे होता ये है कि जैसे कि हमने एक त्रिभुज लिया, चलो भैया इसी से बना देते त्रिभुज, मान लो कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये मैंने लिया, ठीक है, दो त्रिभुज मैंने लिया। अब यहाँ पे गौर करो, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं A, B और C, इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं P, Q और R, P, Q और R। सपोज मान लो कि इसमें A भुजा बराबर, है ना, ये भुजा यहाँ पे रेड क्रॉस लिख देते हैं, A भुजा बराबर A भुजा दे रखा है, ठीक है भैया, है ना। हमको तो देख रहे हैं, याद है ना, क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं AAS, है ना, AAS को समझना चाह रहे हैं, इसको समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे E भुजा बराबर E भुजा दे रखा है और कोण A बराबर कोण P दे रखा है और कोण C बराबर कोण R दे रखा है,
क्लियर, यानी कि दो कोण और इसके बीच की भुजा बराबर नहीं दिया है, इसकी बीच की भुजा बराबर नहीं दिया है ना, कोई अलग भुजा दे दिया है लेकिन संगत दिया है, तब भी हम कह रहे हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है। क्यों नहीं, क्यों ऐसा स्थिति नहीं कहे, क्यों नहीं, अगर ये रहता तब ना, है ना, दो कोण है इसके बीच की भुजा, दो कोण है इसके बीच की भुजा, तब ना सर्वांग सम आप कहते। लेकिन ऐसा स्थिति न रहने के बावजूद भी मैंने कहा कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। आखिर क्यों, आखिर क्यों, प्रश्न यहां पे ये है कि ऐसा स्थिति में कि दोनों कोण के बीच की भुजा न रहने के बावजूद भी आप सर्वांग सम क्यों कर रहे हैं। देखो, समझने का प्रयास करना बहुत ही आसान है, समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे सपोज मान लिया जाए कि यह एंगल आपका है 30 डिग्री, यह एंगल आपका है 30 डिग्री, ठीक है भैया, यह एंगल यहां पे मोटा पेंसिल देते हैं भाई, यह एंगल आपका है 30 डिग्री, ठीक है, और यह एंगल आपका है मान लो 50 डिग्री, क्लियर। तो इसमें भी यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा 50 डिग्री, क्लियर है, हाँ या ना। अब तुम बताओ, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, यानी 50 और 30 कितना हो गया 80, यानी कि ये वाला एंगल कितना बचा, तो हम कहेंगे 100 बचा, हाँ या ना। 50 30 80, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 80 मिलाकर है तो कितना बचा 180 माइनस 80 यानी कि 100, इसमें भी 50 30 80, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि ये कोण बराबर ये कोण हुआ कि नहीं, हाँ या ना, ये कोण 30 और ये कोण 30, ये कोण बराबर ये कोण हुआ कि नहीं। अब इसकी ये दोनों कोण का संलग्न भुजा भी बराबर हो गया कि नहीं, यानी यहां पे ए एस ए फिट बैठा कि नहीं, यानी दो कोण उसके बीच की भुजा, दो कोण उसके बीच की भुजा आया कि नहीं, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि नहीं। बात आया समझ में, जबकि यहां पे दे रखा था ये दोनों कोण ये भुजा, लेकिन तीनों कोण है ना, ऑटोमेटिक तीसरा कोण निकल जाएगा ना, तो तीसरा कोण जो इतना ई आएगा उतना ही नहीं आएगा, तो स्वाभाविक है एक कोण बराबर ई कोण हो जाएगा, एक कोण बराबर इन को हो जाएगा, इसके बीच की भुजा ए बराबर इसके बीच की भुजा ई हो जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा एस ए एस अपने आप हो जाएगा, सॉरी ए ना जी, यहां पे अपने आप हो जाएगा ए एस एस, दो कोण इसके बीच की भुजा हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो कोण अब कोई भी भुजा दे दे, अगला त्रिभुज का दो कोण और उसकी संगत भुजा के बराबर, तो दोनों त्रिभुज स्वाभाविक रूप से है ना ये वाला कंडीशन को पालन कर लेगा, ऑटोमेटिक कर लेगा, ए एस ए पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दो कोण बराबर होने की वजह से तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा तो ये इस त्रिभुज के ये कोण इस त्रिभुज के इसके बराबर, इस त्रिभुज के ये कोण इसके बराबर, ये दोनों के बीच की भुजा ये दोनों के बीच की भुजा के बराबर, यानी कि ए एस ए से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं, देखो माथा धरेगा जरूर, लेकिन ज्यामिति को पढ़ने के लिए इतना तो आपको करना ही होगा। तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे गौर करना, हम दो बात मैंने सीखा। पहला मैंने बात सीखा, याद करिएगा, एस ए एस, पहला बात मैंने सीखा एस ए एस, यानी कि दो भुजा और उसके बीच का कोण, और दूसरा मैंने सीखा दो कोण और एक भुजा, यानी कि ए एस। इसको में कोई आवश्यक नहीं है कि बीच का कोण हो ही, लेकिन इसमें आवश्यक है कि कोण जो होना चाहिए बीच का, कोण जो होना चाहिए दोनों भुजा के बीच का, ये ध्यान देना है। लेकिन इसमें कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक जब दो कोण बराबर देगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और वो जो भुजा बराबर दिया है वो उसके बीच का भुजा आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा हम लोग बात सीखते हैं यहाँ पे एस एस एस, एस एस एस, यानी कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यदि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है ना, मान लो कि इसका एक त्रिभुज ए बी सी नाम दे दें, इसको पी क्यू आर नाम दे दें। अगर इसमें ए बी बराबर पी क्यू कह दें और बी सी बराबर क्यू आर कह दें और ए सी बराबर पी आर कह दें, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा, ए भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजा संगत दूसरे तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज
नाम देने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिएगा, नाम कैसे दीजिएगा। तो ए जो नाम दिए हैं BC के सामने की भुजा, BC का संगत QR है, BC के सामने का कोण है ना, तो BC का संगत QR है, QR के सामने का कोण लिखेंगे P। उसके बाद B है जो AC के सामने का कोण है, AC के संगत PR है, PR के सामने का कोण कौन हो जाएगा Q। यहां पे C है जो AB के सामने का कोण है, AB का संगत भुजा PQ है, अतः P के सामने का कोण कौन हो जाएगा RK। ठीक है, जब ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR हो जाएगा तो इसका संगत कोण क्या होगा बराबर, यानी कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण P और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, हाँ ठीक है, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। C बराबर हो जाएगा कोण R। भुजा तो बराबर है ही, यानी कि AB बराबर भुजा BQ, BC बराबर भुजा QR और AC बराबर भुजा PR। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए अब हम चौथी बात करते हैं। गौर से यहां पे समझिएगा, वो तो आसान था, हमने 3 बात सीखा। पहला बात मैंने सीखा कि एक त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण अगर बराबर हो, है ना, दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके बीच का कोण, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दूसरा बात मैंने सीखा AAS कोण भुजा लिखने का क्रम भी देखो, है ना, एक त्रिभुज का 2 कोण, दूसरे त्रिभुज की 1 भुजा, एक त्रिभुज का 2 कोण और 1 भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा के बराबर हो, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसमें कंडीशन है कि ये कोण जो होना चाहिए ये दोनों भुजा के बीच का कोण होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, 2 कोण आप कोई भी भुजा ले लो, लेकिन अगला त्रिभुज का 2 कोण और उसकी संगत भुजा लोगे, यानी दोनों कोण के बीच की भुजा हो या ना हो उससे फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तीसरा मैंने सीखा एस, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो, तदनुरूपी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। चौथा बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है RHS, है ना, राइट हाइपोटेनस और साइड, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, है ना, ये समकोण त्रिभुज को इंडिकेट करेगा। गौर करिएगा समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ये है समकोण त्रिभुज भैया, है ना, एक समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। ये प्रश्न के अनुसार, ये कंडीशन के अनुसार ये कहता है कि दोनों के दोनों समकोण हो। बिल्कुल भैया, दोनों समकोण है, क्लियर है, समकोण त्रिभुज है, उसका हाइपोटेनस बराबर हो, यानी कि कर्ण बराबर हो। चलो भैया यहां पे कर्ण को बराबर कर देते हैं, E बराबर यहां पे ये दे रखा हो, क्लियर, कोई एक भुजा बराबर हो, मान लो कि ये भुजा बराबर ये भुजा दे रखा है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस त्रिभुज में कोण B, है ना, और कोण Q लिखेंगे बाद में, पहले समझ लो, है ना, ये त्रिभुज में कोण B समकोण है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है, कोई एक भुजा क्या है बराबर है, कोई एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। त्रिभुज किसका, तो गौर देना, A लिया है तुम, है ना, तो ये कौन है, BC के समकोण है, BC के सामने वाला कोण है, तो BC का संगत QR है, QR के सामने का कोण कौन हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। B समकोण है तो इसका समकोण Q हो गया, Q लिखना होगा। C की बात करें तो ये लंब के सामने वाला, तो ये लंब के सामने वाला क्या हो जाएगा R, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जो ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इसका संगत कोण असंगत भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण P और कोण B बराबर, हम इसको भी बताएंगे आपको क्यों होता है, जो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R, नहीं, तथा, है ना, सारी के सारी भुजा, यानी कि AB बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ AB बराबर हो जाएगा PQ, फिर देखो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा QR, फिर देखो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा PR का। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, क्लियर। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये त्रिभुज की पहला क्या था, है ना, इसमें भी थोड़ा सा देखो, अब इसको मजा आएगा समझने में, इसको हटाते हैं, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है ना, विरोधाभास आपको दिखाते हैं। यहाँ पे विरोधाभास कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बात को समझना। ठीक है भाई, हम समकोण त्रिभुज में ही बात कर रहे हैं, ये है समकोण त्रिभुज, लेकिन, है ना, लेकिन अगर यहां से गौर से देखोगे तो ये कह रहा है कि कोण B बराबर कोण Q, हाँ 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, है तो कोण है ना, है तो कोण है ना,
कोण बी बराबर कोण क्यू, 90 के कारण ही ना बराबर है, यानी कि एक कोण बराबर है। फिर कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है भैया, ए बी बराबर यहां पे कह रहा है कि पी क्यू है, ठीक है भैया, ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है। फिर कह रहा है कि ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर कौन है, पी आर है, यानी कि कर्ण बराबर है, कर्ण बराबर है। तो भैया कर्ण है ठीक है, लेकिन है तो भुज ना, यानी तुम नहीं कहोगे क्या कि इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम है। क्यों, यहां पर भी तो वही कंडीशन था, गौर से देखो तो यहां पे दो भुजा और एक कोण बराबर है, लेकिन कौन कोण बराबर होने चाहिए, है ना, दो भुजा एक कोण बराबर की स्थिति में क्या कंडीशन कहता है, तो कंडीशन कहता है कि दो भुजा और उसके बीच का कोण, यहां पे दो भुजा उसके बीच का कोण है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। आखिर क्यों कह रहे हैं आप, आखिर क्यों ये बात को कह रहे हैं? अरे भैया दो भुजा एक कोण, ठीक है 90 डिग्री का है, ठीक है कर्ण है तो भुजे ना है, 90 डिग्री का है, ठीक है तो कोणे ना है, यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण बराबर है। अब कह रहे हैं कि ना भैया ये सर्वांगसम है, क्यों क्यों, क्योंकि हमको तो आप शुरू में बताए हैं कि दो भुजा एक कोण बराबर होगा, तो वैसा स्थिति में सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों भुजा के ये बीच का कोण होगा। तो क्या यहां पे ये दोनों भुजा के बीच का कोण है, ये बराबर पे दिया हुआ है, नहीं भैया ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है, तो कैसे सर्वांगसम कह रहे हैं आप, ठीक है, ये सोचने वाले विषय है। तो भैया बिल्कुल होगा, गौर से देखो, गौर से देखो, यहां पे हम समझाते हैं क्यों क्यों होता है। सो देखो यहां पे कौन कलर ले ले, बैंगनी ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये लंब x है, सेंटीमीटर है, x ना लेके हम ले लेते हैं ऐसा, ये 3 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं, ये बराबर कह रहा है तो इसका भी ये क्या होगा, 3 होगा, और ये कितना होगा 5। ये पहले से कह रहा था कि ये भुजा बराबर ये भुजा, कर्ण बराबर है। चलो हम मान लिए कि ये लंब 3 है और कर्ण 5 है, ये लंब 3 है और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है, ये कोण तो बराबर है ये है। अब यहां पे गौर करो, ये बार बार उग जा रहा है भाई, हटाओ ना इसको। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 3 और 5 है तो ये समकोण त्रिभुज होने की वजह से सबको पता है कि 3 4 5, इसकी मान 4 हो जाएगा। यहां पे भी 3 5 है तो इसके मान क्या हो जाएगा 4। जो ही ये 4 हो जाएगा तो क्या भैया ये बराबर ये और ये बराबर ये नहीं हो जाएगा, और इसका बीच का एंगल इसके बीच के एंगल के बराबर हुआ कि नहीं, यानी ये दोनों भुजा इसका बीच का कोण, ये दोनों भुजा इसका बीच का कोण, यानी एस आएगा कि नहीं, ए से एस का मतलब ये वाला आएगा कि नहीं, है ना। तो स्वाभाविक है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं समकोण की स्थिति में हमें पता है कि, है ना, दो भुजा पता होने के बाद तीसरा भुजा हम निकाल लेते हैं। तो दो भुजा जब बराबर हो जाएगा, माने कर्ण और एक भुजा पता हो जाने के बाद तीसरा भुजा तो निकाल लोगे, तो ये दोनों पता हो जाने का मतलब, है ना, ऑटोमेटिक ये पता हो जाएगा। ये पता हो जाएगा तो ये दोनों भुजा इसका बीच का कोण, ये दोनों भुजा इसका बीच का कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं, है ना, कि यह कंडीशन जो दिया था, यह कंडीशन जो दिया था, मतलब कि दो भुजा आये कोण के अनुसार सर्वांगसम दिया था, वास्तव में दिया था ए, लेकिन हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो एस का कंडीशन हो जाता है, यानी दो भुजा बीच का कोण के बराबर हो जाता है, इस कारण से सर्वांगसम हो जाती है। खैर हटाओ, आपको सर दर्द दे रहा होगा, इतना से आपको मतलब नहीं है जितना हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है भैया। चलो इसको हटाओ। क्यों समझ में आया या नहीं आया, क्यों समझ में आपको आया या नहीं आया, सो हमको बता दीजिए, है ना। ऐसा क्यों होता है, सो समझ में आपको आया कि नहीं आया, हमको ये बता दीजिए। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं क्यों भाई, क्योंकि फिर से आप समझना चाहें तो मान लो कि ए है और ये बी है, तो ये भुजा का माप क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये भुजा का माप हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर ये है तो ये बी हो जाएगा, इसके बराबर ये है तो ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भुजा का माप हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये हो जाने के कारण, ये हो जाने के कारण, है ना, यहाँ पे ई भुजा बराबर ई भुजा हो गया, ई भुजा बराबर ई भुजा हो गया,
और इसके बीच का कोण ये 90 और इसके बीच का कोण 90। ऑटोमेटिक ये कंडीशन बन गया, दो भुजा उसके बीच का कोण, दो भुजा और इसके बीच का कोण यानी कि ये वाला। इस कारण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज की कंडीशन आवे तो बस RHS यानी कि अगर दोनों के दोनों समकोण है तो उसका एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के कर्ण एक भुजा के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, दो त्रिभुज सर्वांग कब होगा, ये चारों कंडीशन आप याद रखिएगा। या तो एक त्रिभुज की दो भुजा उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा उसके बीच का कोण के बराबर हो, तब भी दोनों सर्वांग हो जाएगा, यानी उसका सब चीज बराबर हो जाएगा। सर्वांग होने का मतलब उसका सब चीज बराबर हो जाना। ठीक है, या एक त्रिभुज का दो कोण और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज का दो कोण और कोई एक भुजा, लेकिन भुजा संगत होनी चाहिए, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा, यानी उसका सब कुछ बराबर हो जाएगा, है ना। अगर समकोण की बात करें तो एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, कोई एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समकोण की स्थिति में सर्वांग हो जाएगा। याद रखिएगा, आज जब भी दो त्रिभुज सर्वांग हो जाए ना तो उसका सब कुछ बराबर हो जाता है, उसका सब कुछ बराबर हो जाता है ना। सब कुछ का मतलब कोण भी बराबर हो जाएगा, भुजा भी बराबर हो जाएगा, एरिया भी बराबर हो जाएगा, यानी सब कुछ बराबर हो जाएगा, जिसके बारे में आगे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसमें और भी पढ़ना है। हमने सिर्फ आज आपको बताया, है ना, हमने सिर्फ आज आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, आज मैंने सिर्फ आपको बताया ये वाला बात, ये वाला बात मैंने बताया सर्वांग में, ध्यान से समझिएगा। इसलिए इतना हम समय लिए ताकि आपको परेशानी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सर्वांग की बात किया था, है ना, सर्वांग त्रिभुज की बात किया कि दो त्रिभुज सर्वांग हो तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने बताया पहली बात, है ना। सर्वांग होने का कंडीशन भी बताया कि जब सर्वांग हो जाएगा तो संगत कोण यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। संगत भुजा का मतलब ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर होगा। मैंने आपको बताया, नोट करना है तो कर लीजिएगा कि दो त्रिभुज सर्वांग कब होंगे, है ना, कौन सा न्यूनतम कंडीशन में दो त्रिभुज का सर्वांग कहेंगे। तो पहला मैंने बताया एस ए एस भुजा कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज की दो भुजा उसका बीच का कोण। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो होना चाहिए बीच का कोण ही होना चाहिए, तब दोनों त्रिभुज दो भुजा एक कोण देगा तो वह कोण कौन होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए। दूसरा मैंने ए एस बताया, कोण कोण भुजा बताया, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, कोई कंडीशन इसमें नहीं है, यानी कोई भी दो कोण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। तीसरा मैंने बताया एक त्रिभुज की तीनों भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा, यानी सब कुछ बराबर होगा। और चौथा समकोण के बारे में बताया RHS, यानी कि कर्ण और कोई एक भुजा, है ना, लंब या आधार, कोई एक भुजा लंब या आधार तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के कर्ण और लंब या आधार कोई एक भुजा के बराबर हो तो दो त्रिभुज समकोण होने की स्थिति में सर्वांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखते हैं तो कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बताया। ये चारों बात याद रखिएगा, जब दो त्रिभुज सर्वांग होता है तो उसका सब कुछ बराबर होता है। इसके बारे में, है ना, हम कल के क्लास में सीखेंगे इसके आगे की कहानी, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त, है ना। हमें कल ये सीखना है क्या कोई भी त्रिभुज का यदि माध्य का, है ना, माध्य का और शीर्ष लंब एक ही रेखा होगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा, कुछ इस ढंग का प्रूफ करके क्वेश्चन को सीखेंगे, कंडीशन को सीखेंगे, यानी कि सर्वांग पर जो मेन पॉइंट बनता है उसका चर्चा कल करेंगे। जब तक हमें दीजिए विदा, और इसको एक बार देखिएगा जरूर, प्रैक्टिस करिएगा जरूर। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।